हमारे चैनल में उपस्थित हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, जाने माने साहित्यकार, कवि, लेखक पंडित ज्योतिन्द्र मिश्रा जी। स्वागत है आपका हमारे दिव्य रश्मि चैनल में। पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि अभी हाल में आप कार्यक्रम में सम्मानित किए गए और इसके पूर्व भी हिंदी साहित्य सम्मेलन ने आपको सम्मानित किया था जी। तो इतने दिनों का साहित्य का सफ़र कैसा रहा आपका, ये हमारे दर्शकों को बताएं और आज के साहित्यकारों को क्या करनी चाहिए, मार्गदर्शन करें। देखिए, साहित्य का जो वातावरण हमारे परिवार में ही था। मेरे बड़े पिताजी आचार्य पशुपतिनाथ मिश्र प्रफुल्ल शास्त्री जी और रामधारी सिंह दिनकर, आरसी बाबू, पद्मश्री रामावतार अरुण, हवलदार त्रिपाठी, रामलोचन शरण, श्री पूजन सहाय, इन लोगों के समकालीन थे। और घर में जब कभी वो बैठते थे तो साहित्य का माहौल, इन साहित्यकारों की चर्चा, उनकी कविताएं, महादेवी वर्मा की जो की पत्रिका थी चांद, माधुरी, फलना, इस सब में छपती थी। एक तरह से बड़ा और कोई वातावरण नहीं, तो साहित्य का माहौल था। अपने भी अंग्रेजी हिंदी अच्छा लिखते थे, पढ़ते थे। लेकिन एक चीज़ था कि 1947 आज़ादी के पहले उन्होंने खूब लिखा, और जब नौकरी चाकरी की बात आई तो जो नौकरी में आ गए तो थोड़ा शिथिल हो गए, जनसेवा करने लगा। आयुर्वेद के वैद्य थे, आयुर्वेद के धारा से वैद्य थे, जनसेवा और परिवार पोषण लग गए तो उनका कुछ शिथिल हो गया लिखना, और एक तरह से वो गौणी साहित्यकार हो गए। तो खैर उनका हुआ। मेरे साथ जो घटना घटी कि हम उन्हीं के संगत में कुछ कविता वविता का जो परिवार में कोई महाकवि है, कोई लिखता उखता है तो कुछ तो असर आता ही है। तो ये क्या कहते हैं, 1962 की ट्राइग्रेशन चल रहा था, तो नेपाली जी जगह जगह समूचे हिंदुस्तान में अपने गीत से सबको उत्साहित कर रहे थे। 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा है, तो इस तरह के गीत चाइना के खिलाफ जो थे अपना गीत लेकर के वो कुछ नहीं, एक सी अपने को कहते थे कि हम सिपाही हैं, और समूचे देश में वो जगा रहे थे। उसी टाइम में जम्मू स्कूल में हम पढ़ते थे, तो तुलसी जयंती की प्रतियोगिता हुई, तो हमने एक कविता लिखी थी कि तुलसी के कृत्य पर। तो संयोगवश वो कविता प्रथम आ गई, और नेपाली जी आए होते तो उन्होंने हमको प्रथम पुरस्कार दिया। और उतना दिया ही नहीं, तो बुला करके मंच पर जो है सो कविता वो कहे पढ़ने के लिए, और जब किसी तरह से थरथराते हुए एक उतने बड़े कवि के सामने में जब हम कविता पढ़े तो थरथरा गए। तो उन्होंने पीठ भी हमको रोक दिया कि जा पढ़े। तो उस दिन से स्कूल में हम बाल कवि के रूप में जाने लगे। अचानक एक रात में ही हम कवि हो गए। तो ये आभास जो अपने अंदर जो एक बात आई कि हम कुछ लिख सकते हैं, मैं तो साइंस का विद्यार्थी, बाद में तो साइंस ही पढ़ना पड़ा। पिताजी का डंटा चला कर कि नहीं तुमको आर्ट नहीं पढ़ना है, साइंस ही पढ़ना। कि अच्छा ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मंदिर में एक बीज जो है सो बड़े बाबू जी का, गुरु जी का दिया हुआ रह गया। तो उसके बाद हम स्वाध्याय जितनी जहाँ भी साहित्य की कोई किताब मिलती थी, वो दिनकर की भी मिले, चाहे बच्चन जी की मिले, या गे की हो, या फिर गुरुदत्त की उपन्यास हो, अमृतलाल नागर की किताब हो, कुछ भी जहाँ कहीं भी साहित्यकारों की कोई भी कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, कुछ भी मिलता था तो हम पढ़ते रहते थे। हम उसको मन मांग के भी पढ़ते थे। अब पहले के वातावरण में इसने ये संचार का तो माध्यम था नहीं, तो कि कोई किताब लाता था खरीद करके, उससे गांव घर में जरा सा किताबा दीजिएगा, वह रक्षामा जो है तो उसके चारों भर हम जो समझिए पढ़ के दूसरे से मांग के पढ़े। तो पढ़ने की आदत लग गई, और पढ़ते तो सवाल है कि आदमी धीरे धीरे जहाँ रुचि संपन्नता होती है, अंदर से कुछ बात होती है, तो उसको पढ़ता है।
आपने शायद कुछ भोजपुरी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे थे। हाँ, भोजपुरी भोजपुरी के लिखे थे। वो जो नौकरी में आए तो सरकार का वेतन वेतन कुछ कम था और परिवार बढ़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि कुछ उपाय और क्या किया जाए। तो हमने सोचा कि हमारे अंदर क्षमता किस चीज़ की है, तो अपने को तौले हम कि हम ये काम कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ आमदनी हो जाए या लेखन का, तो हम कादम्बनी वगैरह में 500-400 रुपया मिलता था, तो हमने उसमें आलेख लिखना शुरू किया। तो उससे जो जिसका वेतन ही 300 रुपया हो, और अगर मान लीजिए कि किसी एक आलेख पर 400 रुपया चला आता हो, तो समझिए कि 1 महीना का वेतन आ गया। तो वो उस माहौल की बात थी। तो हम आलेख भी लिखते थे, कविताएँ लिखते थे, कुछ कादम्बनी से आ जाता था, कभी कुछ भोजपुरी फिल्म में सोचे कि जैसे कुछ काम। हमारे एक सीनियर थे विजय खरे, तो विजय खरे को हमने कहा कि भाई तुम भी कुछ उपाय करो। एक दो जगह हमको ले गए, अशोक जैन वगैरह के यहाँ, एहसन त्रिपाठी वगैरह संगीतकार फलाना, इस तरह से जान पहचान। कुछ दिनों तक एक माहौल बना। तो माहौल बना उसी माहौल में अचानक शारदा जी से, पद्मश्री शारदा सिन्हा जी से भेंट हो गई। तो उन्होंने हमको स्वीकार किया और हमारे बात को समझे, हमारे गीत को उन्होंने पसंद किया। वहाँ पसंद इसलिए किया कि शारदा सिन्हा जी का जो पहला कथन था कि हम अश्लील गीत भोजपुरी में नहीं गाते, और हमारा भी कुछ ऐसा संस्कार था कि अश्लील गीतों के प्रति हमारा कोई रुझान ही नहीं था। हम वो सस्ती गीत मेरे कलम पर आ ही नहीं सकती थी, वरना उस तरह का गीत हमसे होता ही नहीं था। और जब भी कुछ हले तो कुछ एक मैच्योरिटी परिपक्व लेखन था, अंदर में कहीं बात आती थी। ये शारदा जी को बड़ा सूट कर गया और उन्होंने कहा कि आप छठ का गीत लिखिए। छठ के गीत लिखवाए, उन्होंने ही लिखवाया, छठ के गीत लिखवाया, लिख के गए। पहली दफ़ा पसंद पड़ जाता था उनको, और उनमें तो प्रतिभावान हैं। वो बैठती थी और पूछते थे कैसे आप लिखे, इससे क्या धुन बना, तो बना देते थे। और मतलब उनको 2 मिनट भी नहीं लगता था कि वो तुरंत उसका धुन बना देते थे, तुरंत। प्रतिभा संपन्न तो हैं ही वो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्याह शादी का भी गीत है, तो उसको पढ़िए, उसका लिखिए। जिस समय साहित्य करते तो भी किया हमने। और आज के तो वो जो गीत गा के आती थी शीशे सीरीज वाले से, तो हमको उसका जो रिम्यूनरेशन वो देता था, तो हमको अच्छा साहित्य सेवा जो है सो मिला। या हिंदी साहित्य सरकार का मतलब होता है समाज के हर विषय को, हर चीज़ को। अब साहित्य सेवा के नाम पर आपको पता है, अब कोई 10 गज़ल लिख रहा है, कोई कविताएं लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। तो आप 4 गज़ल लिख लिए और आप कहेंगे कि हम साहित्यकार हो गए, तो ये एकांगी हो जाएगा। समाज में बहुत सारे लिखने का विषय जो है साहित्य का, बहुत सारा चीज़ है। प्रेमचंद का देखते नहीं है, बैल भी, प्रेमचंद का बैल भी जो है सो एक कहानी का पात्र बन सकता है ना, हैं? बैल भी मैंने कहानी का पात्र बन सकता है। एक वो हमीद जो है सो बच्चा जो है एक अच्छी उत्कृष्ट कहानी का पात्र भी बन सकता है, वो गज़ल पात्र नहीं बन सकता है। आप कविता लिख लिए, गज़ल लिख लिए 5 ठो, और उसको इससे साहित्यकार नहीं हो जाइएगा। साहित्यकार का मतलब है, एक समग्र साहित्यकार का मतलब है कि समाज के किसी भी विषय पर, मैं कह रहा हूँ किसी भी विषय पर, अगर वो नोनिया का साग भी है तो उस पर भी लिखिए, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर एक 3 पतिया पत्ता हुए तो उस पर लिखिए, कौनी का मड़ुआ, कौनी या सुसनी पर भी लिखिए। कहने का मतलब हाँ, पहले आपने देखा होगा बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं को, हाँ, और वर्तमान में जो पत्र पत्रिकाएं आ रही है, हाँ, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कहीं स्तरहीन है। अब उन लोगों का जोड़ा है लिखने का, जो पहले लोग लिखते थे, पढ़ते थे, पहले के लोग खूब पढ़ते थे पहले, उसके बाद तब उस पर मनन करते थे, उस पर देख नहीं रहे हैं, लिखेंगे बहुत सारे। अभी तो हम कहते जितने लिख रहे हैं सोशल साइट पर देख रहे हैं, 40 से 50% लोगों को माना उनका हर्षिकार दृढ़िकार बड़ा खर्चा है, उनके हर्षिकार दृढ़िकार का बहुत खर्च है।
जब मार रहे हैं तो हर शिकार मारते जाएंगे, कहीं कहीं दीर्घकार मारते जाएंगे, कहीं दीर्घकार मारते जाएंगे। अच्छे अच्छे लोग हिंदी के राइटर को मालूम नहीं लिखने आता है, लॉ में अर्धकार मार देंगे। तो अब इसका क्या कीजिएगा? हम सारे लोगों को क्यों कहें भाई, हैं? मैंने सबको साहित्यकार हैं तो सब साहित्य पर है। अच्छा अच्छा लिखने वाला आदमी का तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, कहाँ पर कहीं पर उसका नहीं है। भाषा आप लिखते हैं, आपको डॉक्टर साहब ये बताते हैं राकेश जी कि आप तो बहुत समाज सेवा भी करते हैं, आपको बहुत तरह की जानकारी भी, अखबार भी निकालते हैं, प्रेस भी निकालते हैं, आप पढ़ते भी होंगे, ऐसे थोड़े आप घूम रहे हैं। तो आप इतिहास ही पढ़े होंगे। बहुत सारी लिपियाँ इस भारतवर्ष में, बहुत सारी लिपियाँ थीं, लुप्त हो गई। भाषाएं और भी थीं, वो लुप्त हो गई। शब्द बहुत सारे थे, वो लुप्त होते चले गए। क्यों? आज पाली और संस्कृत प्राकृत का कोई पढ़ने वाला मिलता है आपको? नहीं मिलेगा। वो रंजन सूर्यदेव थे तो पढ़ते पढ़ते एक बिहार भर में, और भी होंगे कोई, मैं नहीं जानता उन लोगों को, कुछ लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो प्राकृत और पाली पढ़ते होंगे। संस्कृत को भी देखिए, संस्कृत को आपने किसी धर्म के साथ जोड़ दिया, उसका भी विलय होना निश्चित है। उर्दू को आप कुरान के साथ जोड़िएगा, उर्दू भी चला जाएगा। जहाँ आप किसी धर्म के साथ जोड़िएगा, भाषा का कोई धर्म नहीं होता है। भाषा का धर्म है व्याकरण। किसी भी भाषा का धर्म जो है व्याकरण होता है। और व्याकरण ज़्यादातर पत्रकार जो हैं, या यूँ कहें कि पत्रकारिता भी आज के दिन में एक दलाली का धंधा हो गया है, तो कोई गलत नहीं होगा। अब देखिए, पत्रकार हैं, एक समाज के अच्छे से कहलाते हैं, मैं उनको दलाल नहीं कह सकता, मजबूरी है उनके साथ, आखिर बेरोजगारी है। अब आपको बतावें क्या है वो मास क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन की जो पढ़ाई होती है, ये आपको पता होगा कि बहुत कम दिनों से इसकी पढ़ाई शुरू हुई है। पहले रामजी मिश्र मनोहर पत्रकार कहीं मास कम्युनिकेशन में नहीं पढ़े थे। आर्यावर्त के जितने भी जो है सो धुरंधर लेखक, इंडियन नेशन के अंग्रेजी के राइटर थे, धुरंधर लेखक, सब कहीं मास कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं किया था, कहीं नहीं किया था। लेकिन आप देखिए, मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं एंड उसमें जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो जो पढ़ के कहीं है कोई अस्तर है? हिंदी लिखने का शऊर नहीं साहब, हिंदी लिखने का शऊर नहीं है। आप कहते हैं कि कम्युनिकेशन क्या पढ़ के, मास कम्युनिकेशन पढ़ लिए, लगा ली 4 लाइन लिखेगा तो 1000 को गलती निकलेगा उसमें। हर्षिकार का, दीर्घकार का, हर्षकार का, ध्रुवकार का शब्द संयोजन नहीं जानता है। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई होता है। और जो लोग नहीं पढ़े वही लोग अच्छा आज इतिहास में पत्रकारों के रूप में जमे हुए हैं। कितने तो पढ़ रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है मास कम्युनिकेशन में। अब देखिए, पढ़ के डिग्री ले करके और कुछ नहीं। हाँ, हम खराब नहीं कहते हैं, 10% लोग होंगे लिखने वाले लोग। लिखता कैसा फूहड़ है, मास कम्युनिकेशन कर लिया, अब किसी पार्टी के साथ से जुड़ गया, समझे न? हाँ, नहीं जरूर वो समझता है कि हमको किसी पार्टी के साथ जुड़ के रहना है, तभी हमको निकल सकते हैं। कोई राजा, कोई क्या कहते हैं, लालू जी के लड़के, उनके साथ लग गया, कोई उनके खिलाफ लग गया, बस यही है। किसी के साथ खिलाफ लग जाओ या किसी के खिलाफ, यही तो है, स्वस्थ चिंतन नहीं। मतलब जो 4 स्तंभ कहा जाता था, हाँ, सब चारों का चारों स्तंभ चारों धराशायी हो गए, खत्म हो गया। हाँ, सब खत्म हो गया, सब कहीं से कोई। ये एक मैं नहीं, उससे बढ़िया स्तंभ हमारा सोशल साइट है। एक प्रश्न लगभग मैं आप लोग जैसे सभी साहित्यकारों से पूछा हूँ। आपने आज़ादी के तुरंत बाद का भी स्थिति देखा और अभी भी देख रहे हैं। क्या 1947 के बाद से पॉलिटिकल सिस्टम में ह्रास नहीं हुआ? हाँ, नेता को राष्ट्र से मतलब नहीं है, नहीं, कुर्सी से वो मतलब। ख़त्म हो गया कब, हमको जहाँ तक याद है उतना ही बोलेंगे ज़्यादा। 47 में तो मेरा जन्म ही हुआ है
1947 में जन्म ही हुआ, तो हमको ज़्यादातर 10 साल के बाद समझिए 1956-57 से होश है, तो या कुछ होश है। तो हम यही कहेंगे कि जो बचपन में हमारा जो बचपन था इतना निर्द्वंद्व था और निष्ठावान, ऐसा निष्ठावान आदमी कि वहाँ उस वक्त कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता धोती कुर्ता पहन करके गांव घर में घूम जाता था ना, तो लोग समझते थे कि यही नेता है, और ये जो कह रहा है उसको हम लोग बहुत तन्मयता से सुनते थे, और जो कह रहा है उसकी वाणी को हम लोग समझते थे कि ये अवतारी वाणी है, इन्हीं लोगों ने आज़ादी दिलाई है। ऐसा हम लोगों को फील होता था स्कूल में। पर बड़ा अच्छा वातावरण निर्द्वंद हुआ। क्या 1962 का चेंज भारत में भारत में हिंदुस्तान में दो परिस्थितियों ने हिंदुस्तान को चेंज किया। एक था 1962 का एग्रेशन, 1962 चाइना जो एग्रेशन आया उसने चेंज कर दिया समूचे हिंदुस्तान के मानसिकता को। एक लिजा हिंदुस्तान, एक कमज़ोर हिंदुस्तान के रूप में प्रकट हुआ। चूँकि हमारा तो ज़मीन हड़प लिया चीन, हम काहिर की तरह वो आज़ादी का जो मैंने ताकत कलेजे में था, आज़ाद होने का जो ताकत कलेजे में आया था 47 में, 1962 में जो कलेजा चूर हो गया। चाइना ने हमको चूर चूर कर दिया। हम एक कमज़ोर और काहिल देश के हिंदुस्तान की तरह खड़े थे। हमारा वहीं से हमारा गड़बड़ना शुरू हुआ 62 से। उसके बाद ये आपने कहा 62 से स्थितियां खराब हुई, तो क्या 1947 में भारत के राजाओं के साथ धोखा नहीं हुआ था? 526 रियासत जो भारत में मिले थे वो सभी के सभी हिंदू राजा थे, और उन्हें लगा था कि अब हमारा बृहद हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना, और ठीक इससे बटे हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश एक इस्लामिक स्टेट बन गए। तो क्या उनके साथ धोखा नहीं हुआ राजाओं के साथ? नहीं, उस वक्त धोखा क्या कहिएगा, सत्ता का लोभ। उस वक्त हम भारत की जनता के साथ धोखा हुआ। नहीं, बहुत लोगों को आज़ादी के बाद जो है सो बहुत लोग हम देखा है, आज़ादी के बाद जो है लोगों ने जो है सो गांधी जी को और नेहरू जी को ये सबको तो मैंने समझता था कि ये अवतारी पुरुष हैं। नेहरू के बाद कौन, जब हम लोग इसको पता से एक प्रश्न उछला था कि नेहरू के बाद कौन। अब ये प्रायोजित था या क्या था, लेकिन हमको याद है, अच्छी तरह से याद है कि लोगों ने प्रश्न उठाया था कि नेहरू के बाद कौन, यानी कि नेहरू जी अगर चले जाएंगे तो इस देश का होगा क्या। Who after Nehru? हाँ, Who after Nehru? हु आफ्टर नेहरू। तो इस देश जब नेहरू जी गए तो देश चल भी रहा है, आज भी चला है। उसको न गुजराल साहब ने भी चलाया, और देवगौड़ा साहब जिसे प्रधानमंत्री भी चला लीन, और सारे लोग प्रधानमंत्री हुए, बहुत सारे सबको चलाए। तो ऐसा नहीं था कि कुछ, लेकिन क्या कीजिएगा, उस वक्त जो आबादी थी 40 करोड़, नेपाली जी अपने लाइन में करता बोलते थे कि 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा। तो 1962 में टोटल आबादी हमारी 40 करोड़ थी, और आज जो है तिगुनी आबादी हो गई, 140 करोड़ हो गई है। तो सोचिए कि जिस देश में 40 करोड़ आप लोग थे, बड़े सज्जन, बहुत सीधे, बहुत अल्प, मैंने समझिए कि उस वक़्त अगर आप 10 कोस तक पैदल चले जा रहे हैं तो आपको आदमी नहीं मिलता था। आप 10 डेग चले जाइएगा तो आदमी मिलेगा, और छुरेबाज आदमी मिलेगा। पहले हम लोग देहात में रहते थे तो जंगल में हम लोग जब चलते थे साइकिल से, आटा पिसाने के लिए जाते थे, तो लगता था कि कहीं गीदड़ से, लाकड़ से, ये सब से भेंट नहीं हो जाए हम लोगों को, है ना। हम लसीपुर का इलाका था भीममंद का, तो हम लोग चलते थे तो माँ बोलती थी कि देखिए हैं गिदरा लकड़वा सब दोपहरिया में पार करते हो तो अपनी साइकिल बार रोक लिए। तो उससे डर लगता था। और आज क्या है कि कोई अगर जा रहा है, कोई आदमी आपके देह में सट गया तो आप सतर्क हो जाते हैं कि कहीं हमको जान नहीं मार दे। मतलब पहले 4 पैर वाले के से डरता, अब 2 पैर वालों से। अब 2 पैर वालों से डर लगता है। अब बूढ़ा है तो क्या हुआ, मार देगा धक्का, हाँ, आज जेबी से पैसा निकाल लेगा। लड़कियां जा रही हैं, अब बहू है, बेटी है, क्या है, बाप के साथ जा रहा है कि माँ के साथ जा रहा है, पता नहीं है। माँ बेटी दोनों के साथ से गलत हो जाता है। ये हिंदुस्तान है, कितना बदला है। तो देखिए
ये पाश्चात्य सभ्यता का असर? नहीं नहीं, पाश्चात्य सभ्यता का सब पाश्चात्य सभ्यता ये सब फिल्मी फिर खेल सब है। फिर हम मेरे विचार से पूरा बम्बई को सील कर दीजिए, हॉलीवुड को, सब ठीक हो जाएगा। है ना, हॉलीवुड को सील को बहुत खुराफात होता है वहाँ। सारा सिनेमा अब आप घर घर में देख लीजिए ना, ये वो टीवी सीरियल चल रहा है, सबके घर में जो सब काम बंद है ना। पहले तो लोग सियाई फाड़ा का भी करता था कि हाँ नहीं कुछ वैसे कुछ सिफार रहे हैं, अब तो सब सारी महिलाएं टीवी के पास बैठी हुई हैं, उनके पास कुछ नहीं। तो भारत में 47 तक जो राष्ट्रवाद की लहर थी, सभी जनता के अंदर 1962 तक देशभक्ति की भावना थी। 1962 तक 1962 में जो कलेक्शन हुआ सोना का, वो सोने का जो कलेक्शन हुआ वो राष्ट्रवादी कलेक्शन था। उसके बाद से राष्ट्र के प्रति भी लोगों की जिम्मेवारी नहीं रही, समर्पण नहीं रहा। हाँ, हाँ, और हाँ। धर्म के प्रति भी लोगों का रुझान नहीं रहा। हाँ धार्मिक तौर पे भी लोग हाँ। विकृत होते चले गए। हाँ, नहीं उसके बाद तो अब सवाल है कि आप राम राम करते रहिए और चाइना आपका जमीनमा छीन ले, धर्म पर कितना टिकिए, कह पढ़ने से क्या फायदा होगा। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कहा है कि जहाँ पे धर्म शांति की बात न चले वहाँ क्रांति की आवश्यकता है। क्रांति करने वाला तो वहाँ बैठा हुआ था आराम फरमाने के लिए, तो क्या होगा। राजेंद्र बाबू, हमारे बिहार के राजेंद्र बाबू जैसे संत आदमी को वोट कर दिया है, वो ऐसा कुछ नहीं था। राजेंद्र बाबू हमारे बिहार के समझिए कि मेरे डायमंड हैं, और उनको सियासत ने जैसे कैसा कर दिया, देख लीजिए। बिहारी आदमी सज्जन होता है, बहुत सज्जन होता है, अपनी विद्वता काबिलियत रहने के बाद भी जो पंख नहीं खोलता है, और उसी सज्जनता का लाभ उसको मिला। राजेंद्र बाबू जैसे लोग, राजेंद्र बाबू की सज्जनता और पटेल साहब की अस्वस्थता, दोनों का लाभ जो है तो नेहरू जी को। एक गजल की किताब है, गिद्धौरिया गजल जिसको आप हाँ, कहते हैं। हाँ, क्या है वो? हाँ, ये हमारा अभी का ताज़ा वही है। देखिए है क्या, हम बाय द वे जमुई में हम लोग रहते हैं, तो जमुई की जो लोकल भाषा है, हमने बहुत शुरुआती दौर से देखा है कि जमुई की ये गिधौर वहाँ से राज्य था, गिधौर का चंदेल वंशों का राजतंत्र 700 वर्षों तक रहा है। 700 वर्षों तक चंदेल शासन किए हैं। तो वो क्षेत्र जंगली प्रदेश है, जंगल का प्रदेश है। तो वो जंगल है क्या कि ये नागपुर से, संथालियों से, अंगिका से, मगध से, भोजपुर, सब तरह की भाषाओं का वहाँ एक मिक्स्ड लैंग्वेज है। बंगाल भी है, तो बंगला भी है, बंगाल का रास्ता है वो जो बंगाल से अगर इधर आप आइएगा, रास्ता वही है आपको आने का। तो वहाँ प्रभाव है आदिकाल में भी, पुराने ज़माने में भी। कलकत्ता वहाँ का मुख्य मार्केट था, फलना आना जाना लगा रहता था। सिमुलतल्ला तक तो समझिए विवेकानंद का आश्रम है वहाँ सिमुलतल्ला में। कुछ चेंजर लोग, देवघरिया भाषा का ही प्रभाव है। तो गिधौरिया बोली एक टिपिकल, एक अलग चीज़ है। हमको लगा कि इतनी सुंदर भाषा है, इतनी अच्छी बोली है इसकी, और इसका जैसा अगर संरक्षण नहीं किया जाए तो कल होकर के तो सब कोई अंग्रेजी बोलना शुरू करेगा, कोई हिंदी बोलना शुरू करेगा। कल तो ये हमारा जैसे कोलसार है, कोलसार शब्द है। कोलसार कहते हैं जहाँ गन्ना का रस चक्की चलता था, उसको कोलसार बोलते हैं। संथाल शब्द जो है पत्तल का दौना बनाती है, दौना। अब दौना कौन सा शब्द है, अब वो गिधौरिया बोली का शब्द है, दौना शब्द तो गायब हो जाएगा। तो इसी तरह से उस बोली के संरक्षण के लिए, उस बोली को किसी तरह से हम संरक्षित कर पाएँ। हमारे पहले भी एक आदमी हैं, उन्होंने कीर्तन उर्तन के अर्जुन दास जी वगैरह सब को समेटे हैं, और उनका वो लिखना नहीं जानते थे, तो उनका जो था उसको लोगों ने कलेक्ट किया, डॉक्टर रवीश कुमार सिंह वगैरह मिलकर किए हैं, तो उसको संरक्षित किए हैं। लेकिन ये जो हमारा है, हमने गज़ल के फ्रेम में वो समूचे वहाँ का जो लोकल सांस्कृतिक वातावरण का, इस सब का जो भी है, तो हमने उसमें सहेजा है। और 101 गज़ल हैं, तो उसको हम सहेज करके दिया, भाग्य साथ दिया वो सर्वभाषा ट्रस्ट जो है वहाँ दिल्ली का,
तो उनसे हमने निवेदन किया कि ये सर्वभाषा का आपका है, तो ये एक भाषा के रूप में आप स्वीकार करेंगे इसको। तो उन्होंने किया भी, और उसको आज हमको ये अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर ये मैगजीन, मैं अकेला शायद मैं अकेला व्यक्ति हूँ जम्मू से जिसकी किताबें अमेजन पर आ गई हैं, और कोई भी आदमी पैसा देके अपना घर मंगा सकता है। तो गिधौरिया बोली को हमने ग्लोबल मार्केट में पहुंचा दिया, स्वीकार कर दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन भाषा में तो मैथिली भाषा, बांग्ला भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, जिसके पास अपनी लिपि है भाषा, वही भाषा है, अपना व्याकरण है, अपना